अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 486 से 490। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 486 अनुबंधित गहन मुहर। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 486 अनुबंधित गहन मुहर। हंगर नाम के संबंध में ये सरल था और लोगों की जुबान पर चढ़ जाता था। ये बताने की जरूरत नहीं थी कि यह वास्तव में इस छोटे बच्चे के लिए उपयुक्त था। उसके संतुष्ट रूप को देखकर यूचे को स्वाभाविक रूप से अपने दिल में भी बहुत संतुष्टि महसूस हुई। बस एक क्षण पहले वह अभी भी पछता रहा था कि उसने इस परित्यक्त बच्चे को बचाया जिसने उसके ड्रैगन फोर्ट को खा लिया था, लेकिन अब जब उसने उस लाल रंग की महान तलवार को देखा था और उसकी वर्तमान अभिव्यक्ति को देखा था तो उसे लार टपकाने की इच्छा हुई थी। हालांकि एक मरी हुई तलवार को चलाना आसान था, लेकिन एक ऐसी तलवार को चलाना जो इस जैसी जीवित थी। अधिक सटीक रूप से कहें तो यह एक जीवित व्यक्ति था। यह मूल रूप से एक पूरी तरह से अलग अवधारणा थी। जैसे ही उसने ये सोचना शुरू किया कि वह इस छोटे बच्चे को भारी स्वर में आज्ञाकारी ढंग से अपनी बात कैसे सुनाएगा, जैस्मीन ने अचानक कहा, जल्दी करो और उस पर वशीकरण की गहरी छाप लगाओ। वही वशीकरण की गहरी छाप एक गहरे जानवर के साथ वशीकरण अनुबंध बनाने के लिए उपयोग की जाती है। एमेन। यूचे खाली हो गया। आपका क्या मतलब है? ये बहुत सरल है। आपको केवल उसके शरीर पर एक अनुबंध की मुहर लगानी होगी, जैसे कि एक गहरे जानवर के साथ अनुबंध बनाना, और आप उसके साथ एक स्वामी दास अनुबंध बनाने में सक्षम होंगे। स्वामी के रूप में आपके साथ, चमेली ने हल्के से कहा। यह यूचे मन ही मन आश्चर्यचकित था, लेकिन ये गहरे जानवरों को वश में करने की एक विधि है। वह इंसान है, कोई गंभीर जानवर नहीं, तो इस तरह से अनुबंध कैसे किया जा सकता है? वह महज एक इंसान नहीं है, चमेली ने ठंडे स्वर में कहा। यदि आप सीधे अनुबंध की मुहर लगाते हैं, भले ही वह विरोध न करे, फिर भी ये पूरी तरह से अप्रभावी होगा। लेकिन अभी अभी आपने तलवार पर जो खून छिड़का है वह पहले से ही उसकी आत्मा पर अंकित हो चुका है। अब यदि आपको कॉन्ट्रैक्टेड प्रोफाउंड सील लगानी है, तो कॉन्ट्रैक्टेड प्रोफाउंड सील तुरंत उस खून में विलीन हो जाएगी जो आपने उसकी आत्मा में छोड़ा है, और यह उसकी आत्मा में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। जब तक तुम इसे अपनी इच्छा से नहीं हटाओगे, वह इस अनुबंध से कभी बच नहीं सकेगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जैस्मीन की बातें सुनकर यूचे का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। जैस्मीन के निर्देशों के अनुसार उसने लाल रंग की बड़ी तलवार पर जो खून छिड़का था वह हंगर की आत्मा पर कैसे अंकित हो सकता है, और यह अनुबंधित प्रोफाउंड सील के अनुरूप ही विलय कर सकता है। कॉन्ट्रैक्टेड प्रोफाउंड सील जिसका उपयोग गहरे जानवरों के साथ अनुबंध बनाने के लिए किया गया था, क्या इंसानों पर भी प्रभावी हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है? अभी मेरे निर्देशों के अनुसार ऐसा करो। जैस्मिन का मजाक करने का जरा भी इरादा नहीं था। वर्तमान में उसने अपनी सभी यादें खो दी हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्टेड प्रोफाउंड सील की अवधारणा उसके लिए पूरी तरह से विदेशी है। जब वह उठी तो उसने सबसे पहले जिस व्यक्ति को देखा वह भी आप ही थे, इसलिए अपने अवचेतन में वह आपके बेहद करीब है और आपके खिलाफ पूरी तरह से रक्षाहीन है। इसलिए जब तक आप थोड़ा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, उसे आपका विरोध नहीं करना चाहिए। यह एक स्वर्गीय अवसर है जिसका 10 लाख वर्षों में भी आना कठिन है। अगर उसकी यादें अचानक वापस आ जाएं और आप उसके साथ एक मास्टर स्लेव अनुबंध बनाना चाहें, तो ये पूरी तरह से असंभव मामला होगा। यूचे को आखिरकार जैस्मिन की बातें समझ में आ गईं। उसके हृदय में बड़ी हलचल हुई, फिर भी उसने झिझकते हुए कहा, यह वास्तव में एक अच्छा विचार नहीं है, है ना? अभी उसके पास उसकी यादें नहीं हैं। यदि मैं इस अवसर का लाभ उठाता और यह वास्तव में सफल होता, तो यह उसके लिए कुछ ज्यादा ही अनुचित लगता। क्या लड़कियों को धोखा देना वह काम नहीं है जो तुम सबसे ज्यादा करते हो? लेकिन अब आप वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू कर रहे हैं। चमेली ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इन कुछ शब्दों का जो जैस्मीन ने लापरवाही से उल्लेख किया था, उन नैतिकताओं को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था जो अंततः यूचे में अंकुरित होने में कामयाब रही थी। जैस्मिन अक्सर कई चौंकाने वाली बातें कहती थी कि उसकी समझ और ज्ञान को उलट दिया, हालांकि उसने कभी उससे झूठ नहीं बोला था। यदि हागा को वास्तव में एक अनुबंधित जानवर की तरह वश में किया जा सकता है जैसा कि उसने कहा था, भाई, हागा मुख्य बिंदु नहीं था। मुख्य बात यह थी कि वह उस तलवार में बदल सकती थी। तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुमने अचानक बात करना क्यों बंद कर दिया? हंगर ने पंजों के बल अपने छोटे सफेद कोमल हाथ उठाए और उन्हें उसकी आंखों के सामने हिलाया। यूचे को उसी क्षण होश आ गया।
उसने झुकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो कुछ चर्चा करें। ठीक है, चर्चा करें कुछ। हागा ने अपना सिर झुका लिया। अभी आपने मेरा ड्रैगन फॉल्ट खाया और फिर आपने कहा कि आप मुझे वापस भुगतान करेंगे, है ना? यूची के चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान थी। हागा ने सिर हिलाया। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति को देखकर उसने स्पष्ट रूप से अपनी सतर्कता बढ़ा दी थी। चूंकि हागा ने सिर हिलाया, उसने उसके लिए निम्नलिखित शब्द कहना आसान बना दिया था। यूची फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। ड्रैगन फॉल्ट मेरा हथियार है। चूंकि ड्रैगन फॉल्ट को आपने खा लिया है, मेरे पास अब कोई हथियार नहीं है जिसका मैं उपयोग कर सकूं। चूंकि आपने कहा था कि आप मुझे पैसे लौटा देंगे, तो भविष्य में जब मुझे किसी हथियार का उपयोग करना होगा, तो आपको पहले ही उस तलवार में बदलना होगा। क्या ये सहमत है? हागा एक खूबसूरत युवा महिला है और एक खूबसूरत युवा महिला को अपनी बात अवश्य रखनी चाहिए। हागा ने पलकें झपकाई और एक पल के लिए बहुत गहराई से सोचा। फिर उसने सचमुच सिर हिलाया। इट्स दैट इजी। वह वास्तव में इतनी आज्ञाकारी है। हागा इस पर बहुत सरलता से सहमत हो गया, जिसके कारण यूची को थोड़ा अवाक महसूस करना पड़ा। इस समय हागा ने बहुत जोर से कहा, हालांकि अभी उस रूप में यह वास्तव में मजेदार था। मैं बिना कुछ लिए आपकी बातें नहीं सुनना चाहता, जब तक आप मुझसे 3 शर्तों का वादा नहीं करते। स्थितियां। ये छोटा बच्चा जो बिल्कुल भोला और पूरी तरह से योजनाहीन लग रहा था, वास्तव में उसके साथ शर्तों पर बात करना चाहता था। कौन सी स्थितियां? इस बार यूची ने ही अपना पहरा बढ़ाया था। वे वास्तव में सरल हैं। हागा ने अपना छोटा सा चेहरा उठाया और एक सफेद कोमल उंगली बाहर निकाली। 1. तुम्हें अक्सर मेरे साथ खेलना होगा। तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2. आपको हर दिन मेरे लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने होंगे। आपको मुझे भूखा रखने की अनुमति नहीं है, न ही आपको क्षुद्र होने की अनुमति है। 3. तुम मुझे एक तरफ फेंक कर पहले की तरह भाग नहीं सकते, न ही तुम्हें मुझे डांटने की इजाजत है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूची तुरंत अवाक रह गया। ये 3 स्थितियां स्पष्ट थी, सीधे मुद्दे पर थी और आसानी से समझी जा सकती थी। भोजन और मौज मस्ती के संबंध में सब कुछ शामिल था। ये छोटी बच्ची उतनी सघन और मूर्ख नहीं थी जितनी वह दिखती थी। ठीक है, यूची ने सहमति में सिर हिलाने से पहले ऐसा व्यवहार किया मानो वह एक पल के लिए झिझक रहा हो। सचमुच? आप सचमुच हर बात से सहमत हैं और अपने वादों पर कायम रहेंगे? यूची को सिर हिलाते देख हागा की आंखें चमक उठी। उसके कोमल होंठ खुल गए और तुरंत उत्तेजना से चिल्ला उठी। बेशक मैं अपने वादों पर कायम हूँ, लेकिन आपको आज्ञाकारी भी होना चाहिए। जब मैं चाहता हूँ कि तुम तलवार बन जाओ, तो तुम्हें निश्चित रूप से मेरी बात नहीं सुननी चाहिए। यूची ने बहुत सख्ती से कहा। वाह! हागा खुशी से झूम उठी और फिर चावल के लिए चोंच मार रही एक छोटी लड़की की तरह सिर हिलाया। एमेन 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 एमेन। जब तक मुझे खेलने और कई स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलते हैं, तब तक मैं निश्चित रूप से सबसे आज्ञाकारी बनूंगा। वो ओम। हागा ने अपने हाथों को अपने गालों पर रखा और उसकी आंखें चमक उठी, निखर उठती। अभी मुझे फिर से भूख लगी है। जो बात पहले किसान कहलाती थी, वह आज भी आधी अधूरी लगती है। क्या मैं इसे अभी खा सकता हूँ? ये ड्रैगन दोष है। यूची ने ड्रैगन फॉल्ट के निचले आधे हिस्से को बाहर निकाला और उस पर काटने के निशान देखकर उसका दिल अब भी दुख रहा था। पीछे मुड़कर सोचने पर ड्रैगन फॉल्ट अपने ही हाथों में अकल्पनीय रूप से थोप रहा था। उन्होंने एक व्यक्ति और एक तलवार ब्लू विन रैंकिंग टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। फेन यीजू को नष्ट कर दिया। फ्रोजन क्लाउड असगार्ड को हिला दिया। पूरे बनिंग हेवन कबीले को नष्ट कर दिया। लिंग तियानी को हराया और इसके अलावा 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाले शक्तिशाली दुश्मनों की भीड़ को पार कर लिया। वे मूल रूप से विस्मयकारी थे। वह इस तथ्य को एक तरफ रख सकता था कि यह टूट गया था, लेकिन यह वास्तव में इस छोटे बच्चे के भोजन में बदल गया था। पुराने दोस्त, ये तुम्हारे लिए कठिन रहा है। किसी भी स्थिति में आपका आधा हिस्सा पहले ही उसके पेट में प्रवेश कर चुका है। बस इसे ऐसे समझिए जैसे मैं आपको फिर से मिलाने के लिए आपको उसके पेट में भेज रहा हूँ। यूची ने अपने दिल में कराहते हुए कहा। उसने उसे तुरंत नहीं दिया। इसके बजाय उसने इसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया और कहा, मैं अब तुम्हें बाकी आधा हिस्सा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा वादा भी पूरा करना होगा। ड्रैगन फॉल्ट के दूसरे आधे हिस्से को देखकर और उसकी आभा को सूंघकर हागा की लार तुरंत बह निकली। जैसे ही उसने जबरदस्ती अपनी लार निली, उसने उत्सुकता से कहा, यह क्या है? यह क्या है? अपनी आंखें बंद करो और अगले 20 सेकंड में, चाहे मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं, तुम्हें विरोध करने की अनुमति नहीं होगी। सरल,
सही। यूचे ने अपनी कमर झुकाई, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाया और अतुलनीय सौम्यता के साथ कहा, 20 सेकंड, और मुझे विरोध करने की अनुमति नहीं है। हागा का कोमल और छोटा शरीर पीछे की ओर सिकुड़ गया और उसके छोटे हाथों ने उसकी स्कर्ट के कोने को पकड़ लिया जैसे ही उसने सतर्क नजर डाली। क्या ऐसा हो सकता है? तुम मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, नहीं, नहीं। मैं शुद्ध शरीर वाली एक छोटी सी खूबसूरत महिला हूँ। मैं बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं चाहती। छेड़छाड़? ये लड़का असल में छेड़छाड़ के बारे में जानता है। किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करना चाहता हूँ? यूचे के माथे से लगातार पसीना टपक रहा था। मैं बस अपने हाथ से तुम्हारे माथे के मध्य भाग को छूना चाहता हूँ, और बस इतना ही। हागा को संदेह हुआ। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने माथे के केंद्र को छुआ। आप इस स्थान को क्यों छूना चाहते हैं? क्योंकि मुझे दूसरे लोगों के उस स्थान को छूना सबसे ज्यादा पसंद है, खासकर जब वह किसी प्यारी, खूबसूरत छोटी महिला का हो। यूचे ने बड़ी मुश्किल से कहा, क्या ऐसा है? हॉन्गर ने एक पल के लिए सोचा। माथे के मध्य में स्पर्श किया जाना और उसके तुरंत बाद स्वादिष्ट ड्रैगन फॉल्ट खाने में सक्षम होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसके बारे में कैसे सोचा, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, लेकिन इसे छूने के बाद आपको मुझे किसान दोषपूर्ण खाने देना होगा। आपको निश्चित रूप से अपने शब्दों से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये ड्रैगन दोष है। युनचे ने अपने दिल में दहाड़ लगाई। चूंकि हागा इसके लिए सहमत हो गया था, इसलिए इसे संभालना बहुत आसान था। उसने सिर हिलाया और धीरे से कहा, ठीक है, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो। ये सही है, तुम्हें उन्हें खोलने की अनुमति नहीं है। एक क्षण बाद, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको विरोध करने की अनुमति नहीं है। चिंता मत करो, तुम्हारे माथे के बीच के अलावा मैं कहीं और नहीं छूऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करूंगा। हागा यूचे के सामने खड़ी हो गई और उसके निर्देशों के अनुसार अपनी आंखें बंद कर ली। यह अज्ञात था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत भोली थी, या उसके अवचेतन में यूचे के खिलाफ कोई बचाव नहीं था। लेकिन न केवल उसे परेशानी महसूस नहीं हुई, बल्कि उसके चेहरे पर जिज्ञासा और उम्मीद थी। यूचे ने एक छोटी सी सांस ली, अपनी उंगली की नोक पर खून का एक मोती जमाया और फिर हॉन्गर के माथे के केंद्र पर धीरे से थपथपाया। एक पल में उसके माथे के केंद्र में एक छोटे आकार की अनुबंधित गहरी सील दिखाई दी। पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से वशीभूत गहरे जानवर के साथ एक अनुबंध बनाने के समान थी। क्या ये सचमुच सफल हुआ? हालांकि उसने हमेशा जैस्मीन पर सबसे अधिक भरोसा किया था, फिर भी उसके अवचेतन मन में एक गहरा संदेह था। आखिरकार ये कुछ ज्यादा ही अपमानजनक था। कॉन्ट्रैक्टेड प्रोफाउंड सील की उपस्थिति के साथ, जब तक हॉन्गर में इसका विरोध करने की थोड़ी सी भी इच्छा होती, कॉन्ट्रैक्टेड प्रोफाउंड सील को उसके द्वारा तुरंत निष्कासित कर दिया जाता। भले ही यह कॉन्ट्रैक्टेड प्रोफाउंड सील वास्तव में मानव जीवन के खिलाफ प्रभावी थी, फिर जब तक एक व्यक्ति को यह एहसास हुआ कि दूसरे पक्ष ने उस पर ऐसी अनुबंधित गहरी मुहर लगा दी है, वह निश्चित रूप से इसे अतुलनीय बल से बाहर निकाल देगा। क्योंकि कोई भी एक गंभीर जानवर की तरह दूसरों पर निर्भर होने को तैयार नहीं होगा। हालांकि हागा पर यह निष्कर्ष नहीं निकला। युनचे से आए गहन अनुबंधित सील को हॉन्गर के माथे के केंद्र में 3 बार घुमाने के बाद उसके खून की बूंद को लेकर यह अतुलनीय सफलता के साथ हॉन्गर के माथे के केंद्र में प्रवेश कर गया, जब तक कि यह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। उस छोटे से क्षण में हागा के साथ आध्यात्मिक संबंध का एक रूप भी उसकी आत्मा के भीतर अतुलनीय स्पष्टता के साथ प्रकट हुआ था। आध्यात्मिक संबंध का ये रूप अतीत में स्नो फीनिक्स के साथ उसके आध्यात्मिक संबंध के समान ही प्रतीत होता था। ये सफल हुआ। ये वास्तव में सचमुच सफल हुआ। युनचे के बाएं हाथ का पिछला भाग लाल रोशनी से चमका और धीरे धीरे 1 इंच लंबी लाल गहरी छाप दिखाई दी, और इस गहरे निशान का आकार स्पष्ट रूप से उस लाल रंग की महान तलवार का एक छोटा आकार था। इस गहरी छाप के प्रकट होने के बाद यह एक बार फिर धीरे धीरे धुंधली हो गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। एलिस2 होंग एर इक्वल्स होंगर होंग इक्वल्स लाल एर इक्वल्स एक प्रेम देवताओं के विरुद्ध अध्याय 487 आदिम गहन संदूक को छोड़ना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 487 आदिकालीन गहन संदूक को छोड़ना। हागा ने असामान्यता महसूस की और अपनी आंखें खोली, जो भ्रम में चौड़ी हो गईं। ऐसा लगता है जैसे कुछ अजीब हो रहा है। यूचे ने हागा की ओर देखा और पीछे हटने के आदेश का परीक्षण करते हुए अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक उसके हाथ के पिछले हिस्से पर तलवार के आकार की गहरी मुहर चमक उठी। हागा की चीख निकल गई और उसका पूरा व्यक्तित्व प्रकाश की एक लाल किरण में बदल गया, जो गहरी सील में उड़ गया।
युनचे ने अपना हाथ उठाया और अपने हाथ के पिछले हिस्से पर तलवार के आकार की गहरी मुहर को देखा और चकित होकर वहीं खड़ा रहा। यह वास्तव में काम किया। होंग एर, वह धीमी आवाज में चिल्लाया। अचानक गहरी सील एक बार फिर चमकी और लाल प्रकाश की किरण निकली और वापस हांगा के शरीर में परिवर्तित हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने जोर से अपनी आंखें झपकाने की कोशिश की क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अभी भी अस्त व्यस्त अवस्था में थी। तलवार बनो। जैसे ही उसकी इच्छा प्रसारित हुई, हंगर का शरीर एक बार फिर रोशनी से जगमगा उठा और उसका छोटा और नाजुक शरीर एक विशाल लाल रंग की भारी तलवार में बदल गया। युनचे ने अपनी हथेली बढ़ाई और उसने एक बार फिर अपना दिमाग आगे बढ़ाया, जिससे लाल रंग की बड़ी तलवार स्वतः ही उसकी पकड़ में आ गई। उसने लाल रंग की बड़ी तलवार को पकड़ने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल किया और उसे एक चौंकाने वाला भारीपन महसूस हुआ। उसका हृदय उन शब्दों को प्रतिध्वनित कर रहा था जो उसने अभी अभी खुद से कहे थे। यह वास्तव में काम किया। लेकिन इस बार उसके हाथ में मौजूद लाल रंग की बड़ी तलवार अचानक उसकी पकड़ के खिलाफ संघर्ष करने लगी और जैसे ही तलवार घूमी, वह जबरदस्ती उसकी पकड़ से छूट गई। लाल बत्ती एक बार फिर चमकी और तलवार एक बार फिर छोटी लड़की हंगर की ओर मुड़ गई। युनचे आश्चर्यचकित रह गया। क्या हुआ था? क्या वह स्वयं स्वतंत्र होकर संघर्ष कर सकती है? आपका मतलब है कि वह एक सामान्य अनुबंधित गहन जानवर की तरह नहीं थी, जो पूरी तरह से मालिक के नियंत्रण में था। वह विद्रोह कर सकती है। एक बार जब हांगा सफल हो गई, तो उसने जल्दबाजी और बेतरतीब ढंग से अपने शरीर की जांच करना शुरू कर दिया। एक बार जब उसे पता चला कि कोई असामान्यताएं नहीं है, तो उसने अपना सिर टेढ़ा किया और अनिश्चितता से कहा, ये बहुत अजीब है। ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर मेरी बात नहीं सुन रहा है। बड़े भाई, क्या आपने मेरे साथ कुछ किया? जैसे ही युनचे उसे स्थिति समझाने वाली थी, उसने खुशी से अपनी आंखें झपकाईं और हंसते हुए कहा, लेकिन यह वास्तव में बहुत मजेदार है। बड़े भाई, क्या आप कृपया मेरे साथ दोबारा नहीं खेलेंगे? युनचे के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने एक स्वार्थी मांग की। अरे नहीं, ये सही नहीं है। स्वादिष्ट भोजन, अभी भी स्वादिष्ट भोजन है। जल्दी करो और किसान की गलती मुझे खाने को दो। आपने पहले ही मुझसे वादा किया था। आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। एक अनुबंधित गहन मुहर लगाने में सक्षम होना उसे, और उसे सील में वापस लेने में सक्षम होना, उसे बुलाना, फिर उसे तलवार में बदलना। अगर यह किसी सामान्य व्यक्ति के साथ हुआ होता, तो यह उक्त व्यक्ति को उसकी बुद्धि से डराने के लिए पर्याप्त होता। लेकिन हागा को केवल थोड़ी देर के लिए अचंभे का अनुभव हुआ और उसने यहाँ तक कहा कि यह मजेदार था। इतना ही नहीं, उसने तुरंत इन अनुभवों को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया। वास्तव में उसकी नसें किस चीज से बनी थी? युनचे ने ड्रैगन फॉल्ट निकाला और चेहरे पर अजीब भाव के साथ कहा, आप इसे खाने के लिए ले जा सकते हैं। वाह वाह! हागा को ड्रैगन फॉल्ट प्राप्त हुआ और उसने उत्साहपूर्वक नृत्य करना शुरू कर दिया। युनचे द्वारा पीछा किए जाने के दौरान उसने ड्रैगन फॉल्ट का दूसरा आधा हिस्सा खा लिया था, इसलिए उसे इसे पूरा निगलना पड़ा। लेकिन इस बार वह बिना किसी दबाव के खा सकती थी। स्वाभाविक रूप से उसकी खाने की गति बहुत धीमी हो गई। उसके छोटे और नाजुक नरम गुलाबी होंठ और नाजुक और मोती जैसे सफेद दांत आसानी से ड्रैगन फॉल्ट को निगल गए, जो गहरे लोहे की तुलना में अधिक लचीला था। इस तस्वीर के कारण युनचे की आत्मा पर अकल्पनीय प्रभाव पड़ा। गड़गड़ाहट, अंतरिक्ष में झटके तेज होने लगे और हवा में एक छोटा आयामी आंसू बनना शुरू हो गया था। प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग का प्रतिकर्षण क्षेत्र आ गया था। जल्दी करो और उसे गहरी मुहर में रखो। अपनी अनोखी काया के कारण वह प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग के प्रतिकर्षण क्षेत्र से प्रभावित नहीं हो सकती है। चमेली ने झट से कहा। युनचे ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और जल्दी से होंगर को गहरे सील पर लौटने का मानसिक आदेश भेजा। होंगर, जो खुशी से खा रहा था, ने असंतुष्ट होकर रोना शुरू कर दिया। फिर वह ड्रैगन फॉल्ट के दूसरे आधे हिस्से के साथ लाल बत्ती में बदल गई और गहरी सील में लौट आई। व्यवहारिक रूप से उसी समय एक मजबूत और अप्रतिरोध्य शक्ति ने युनचे को ऊपर उठाया और उसे आयामी भावर में फेंक दिया, जो कहीं से भी प्रकट नहीं हुआ था। स्थानिक अशांति के भीतर पूरे 18 महीनों तक पीड़ित रहने के बाद एकमात्र आयामी भावर युनचे के लिए उल्लेख करने लायक भी नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भय से भरे हृदय के साथ स्वयं को आयामी भावर में बहने दिया। उसे वास्तव में किस प्रकार की दुनिया में लाया जाएगा? गहन आकाश महाद्वीप, नीली पवन राष्ट्र, डिवाइन फीनिक्स साम्राज्य ने बिना किसी चेतावनी के बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया था, जिससे ब्लू विंड नेशन के चारों कोने युद्ध से जल उठे। न्यू मून सिटी मध्य क्षेत्र का केंद्र था। एक बार जब इसके कब्जे की खबर फैल गई, तो ब्लू विंड नेशन के नागरिक अधिक दहशत में आ गए। नेवी टाइड,
सनफ्लावर ड्यू, डिवाइन इंसेंस, ग्रैंड असुर और ब्लैक फीन 5 देशों के गठबंधन को ब्लू विंड नेशन से मदद के लिए अनुरोध पर अनुरोध मिलते रहे। हालांकि वे सभी चुप रहे। यह अज्ञात था कि क्या वे, यदि होंठ चले गए तो दांत ठंडे हो जाएंगे, कि सरल अवधारणा और 6 देशों की एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता को भूल गए थे, या क्या वे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य से किसी भी संभावित प्रतिशोध से बहुत डरे हुए थे। और ब्लू विंड नेशन के भीतर 90% बड़े गहन संप्रदायों ने दलबदल करना चुना था, क्योंकि कोई भी प्रतिरोध केवल उनके संपूर्ण विनाश में समाप्त होगा। हालांकि आत्मसमर्पण करना शर्मनाक था, वे कम से कम उन नींवों को सुरक्षित रख सकते थे जो सैकड़ों वर्षों से रखी गई थी। जो संप्रदाय प्रतिरोध में उठे या सेना में शामिल हुए वे वास्तव में छोटे और कमजोर संप्रदाय थे, बिना किसी प्रसिद्ध पृष्ठभूमि या प्रभाव वाले संप्रदाय। सबसे मजबूत संप्रदाय, एकमात्र ऐसा संप्रदाय जिससे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य डरता था, हेवनली स्वॉर्ड विला ने इसके बजाय अपने दरवाजे सील करने और खुद को बंद करने का विकल्प चुना था जब ब्लू विंड नेशन ऐसी स्थिति में था। इस युद्ध ने मानवता के नग्न स्वार्थ को बेरहमी से उजागर कर दिया था। बाहरी या गहन दुनिया से किसी भी सहायता के बिना अत्यधिक मजबूत दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का सामना करते हुए इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि ब्लू विंड नेशन किसी भी प्रकार का प्रतिरोध जुटा सके। ब्लू विंड महारानी की कमान के तहत, जो बिना पीछे हटे या समझौता किए दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का सामना करने में, ब्लू विंड नेशन अब तक टिकने में कामयाब रहा था। ये पहले से ही सभी 7 देशों के लिए एक अत्यंत आश्चर्यजनक चमत्कार था। भले ही ब्लू विंड का प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र के बुझते अंगारों को सूंघ सकता था, महारानी कैंग्यू उनके अंधेरे आकाश में सबसे चमकीला चांद बन गई थी और उसने उनका असीम सम्मान अर्जित किया था। भले ही वह जल्द ही एक विजित राष्ट्र की शासक बन सकती है, लेकिन गहरे आकाश महाद्वीप के इतिहास में उसका हमेशा एक स्थान रहेगा। ब्लू विंड नेशन की पश्चिमी सीमा पर एक स्थान जो पहले से ही युद्ध की आग में घिरा हुआ था, गहरे काले कपड़े पहने कंधे तक लंबे बालों वाला एक युवक आग की लपटों के बीच से गुजरता हुआ आया। उसके कदम कठिन थे, उसकी चाल कठोर और भारी थी, उसके चेहरे पर भाव अतुलनीय रूप से ठंडे और कठोर थे। ये शीतलता उसकी आंखों में विशेष रूप से प्रमुख थी। ये 9 नरकों के ठंडे ब्लेड के समान तीक्ष्ण और ठंडी थी। यदि कोई उसकी आंखों की ओर देखता तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती, और यदि कोई उसकी आंखों में देखता तो उसे पता चलता कि उसकी पुतलियां एक अजीब काली रोशनी से हिल रही थीं। ये वह स्थान था जो युद्ध की आग से जल गया था। यह एक उजाड़ मैदान था, और यहाँ तक कि जो अजीब इमारत अभी भी खड़ी थी वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। वहाँ कुछ यात्री थे, जिनमें से सभी के चेहरे पर निराशा झलक रही थी। युद्ध से आम लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन दिव्य फीनिक्स साम्राज्य ने अशोभनीय जल्दबाजी के साथ हमला किया था और उनकी विशाल सेना इन असहाय नागरिकों की सुरक्षा की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए भूमि पर धावा बोल दिया था। काले कपड़े पहने उस युवा की हर गतिविधि में अद्वितीय एकरूपता थी, और उनकी अब तक की पूरी यात्रा आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल सीधी रेखा में तय की गई थी। जब लोग उसे देखते थे तो वे अनजाने में उससे दूर हो जाते थे और यथासंभव दूरी बनाए रखते थे। काफी देर तक चलने के बाद आखिरकार उसे एक सराय का मौका मिला जो अभी भी ठीक हालत में थी। उसके कदम धीरे धीरे रुके और वह सराय में दाखिल हुआ। हर जगह पहले से ही अकाल था, शरणार्थियों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार सराय में आने के लिए कोई और ग्राहक नहीं था और सराय अधिक समय तक चलने में सक्षम नहीं थी। सराय का मालिक दुकान के काउंटर पर निश्चल भाव से बैठा रहा। उसकी आहें रुक नहीं रही थी, लेकिन अचानक उसके शरीर को एक तेज ठंड महसूस हुई जो कहीं से भी आए, और उसका दिल अचानक कड़ा हो गया। उसने सिर उठाया और काले कपड़े पहने उस युवक को देखा जो सराय में आया था। जिसने भी सराय खोली वह स्वाभाविक रूप से सांसारिक और ज्ञानी होगा। काले कपड़े पहने युवक द्वारा उत्पन्न अभूतपूर्व भय ने तुरंत सराय के मालिक को सूचित किया कि यह युवक निश्चित रूप से एक भयानक चरित्र था। वह जल्दी से अपने काउंटर के पीछे से निकला और उस युवक का स्वागत करने की पहल की। उन्होंने यथासंभव शांत स्वर में कहा, क्या ये युवा मास्टर यहीं रहेगा? यूचे कहाँ है? काले कपड़े पहने युवक ने सीधे उसकी ओर नहीं देखा और ऐसे शब्द उगल दिए जो रुके हुए पानी की तरह ठंडे और शांत थे। यूचे। सराय के मालिक ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करते हुए सावधान स्वर में कहा, कौन सा यूचे? बेशक ये यूचे ही है जिसने बनिंग हेवन कबीले को नष्ट कर दिया। काले कपड़े पहने युवक ने ऐसी आवाज में कहा जो अचानक और भी ठंडी हो गई। आह, ठीक है। सराय के मालिक ने उसे आश्चर्य और संदेह से देखा, लेकिन जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और उत्तर दिया, मैं इस सम्मानित ग्राहक के प्रश्न को समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रिंस कंसोर्ट यूचे, क्या वह पहले ही मर नहीं चुका है? यूचे नाम स्वाभाविक रूप से ब्लू विंड नेशन के सभी लोगों के लिए जाना जाता था।
2 साल पहले सेवन नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट ने उनके नाम के कारण पूरे प्रोफाउंड स्काई सेवन नेशंस को चौंका दिया था। लेकिन इस शानदार खबर के तुरंत बाद ये खबर आई कि उन्हें प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग के भीतर दफनाया गया था। क्या कहा आपने? सराय के मालिक के शब्दों के कारण निश्चल युवक अचानक गड़गड़ाहट की तरह फट पड़ा। उसने एक हाथ से सराय के मालिक का कॉलर पकड़ लिया और आसानी से सराय के मालिक के शरीर को ऊपर उठा लिया, जिसका वजन 200 किलोग्राम से अधिक था। जब वह चिल्लाया तो उसकी काली आंखों से एक पैशाचिक रोशनी निकली। तुमने कहा था कि वह मर गया है। आपने कहा कि यूचे मर गया है। सराय के मालिक को ऐसा लगा मानो उसे बर्फ में गिरा दिया गया हो और उसने डर के मारे लगभग अपनी पैंट उतार दी। सम्मानित ग्राहक, कृपया नाराज न हो। प्रिंस कंसोर्ट उनकी वास्तव में मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु 2 साल पहले ही हो चुकी है। यह मामला पूरे महाद्वीप को पता है। सम्मानित ग्राहक, कृपया मेरी जान बख्श दें। कृपया मेरी जान बख्श दें। काले कपड़े पहने युवक के हाथ कांपने लगे और उसका चेहरा अतुलनीय रूप से भयानक रूप में विकृत हो गया। वह भर्राए आवाज में बोला, मर गया। वह कैसे मर सकता है? मुझे बताओ, वह कैसे मर गया? वह कैसे मर गया? वह दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में मर गया। 7 राष्ट्र रैंकिंग टूर्नामेंट, प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क। मैंने सुना है कि यह होना था दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की राजकुमारी स्नो को बचाएं। उसे प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में दफनाया गया था। सराय का मालिक बुरी तरह से चौंक गया। उसका पूरा शरीर हिल गया और उसकी बोली असंगत हो गई। आहे! काले कपड़े पहने युवक ने जोर से चिल्लाया, फिर अपना हाथ हिलाकर सराय के मालिक को उड़ा दिया। सराय के मालिक का शरीर दीवार से उड़ गया और उसके बाद कोई हलचल का संकेत नहीं मिला। यह अज्ञात था कि वह मर गया था या जीवित था। मर गया। वह वास्तव में मर गया। हा, मर गया। काले कपड़े पहने उस युवा का पूरा शरीर हिल रहा था क्योंकि वह उन शब्दों को खुद से दोहरा रहा था। उसका पूरा व्यवहार अस्त व्यस्त हो गया और वह जोर जोर से हंसने लगा। हंसी के बाद उसकी अभिव्यक्ति दर्द भरी अभिव्यक्ति में बदल गई। ऐसा लगा जैसे वह अचानक पागल हो गया हो। क्यों? वह वास्तव में क्यों मर गया है? काले कपड़े पहने युवक ने अपना सिर उठाया और दर्द से चिल्लाया। 3 साल तक मांस को फाड़ने और आत्मा को फाड़ने और अनगिनत नारकीय यातनाएं सहने के बाद मैं आखिरकार इस दिन के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन वह क्यों मर गया है? मर गया, फिर मैं किससे बदला लूंगा? आह! काले कपड़े पहने युवक ने एक बड़ी दहाड़ लगाई और अचानक उसके शरीर से गहरे काले धुएं का गुबार उठने लगा। धुएं के भीतर उसके पैरों के पास की लकड़ी की मेज बिना आवाज के सड़ गई। मेज पर रखा सफेद कटोरा एकदम काला हो गया और बाद में काले पाउडर में घुल गया जिसे हवा उड़ा कर ले गई। जब उसकी दहाड़ शांत हुई और उसे होश आया तो उसके दिमाग में एक नाम आया, तैरता बादल शहर, तैरता हुआ बादलों का शहर। काले कपड़े पहने युवक धीमी और गहरी आवाज में बुदबुदाया, यूचे, तुमने मेरे पूरे वंश को खत्म कर दिया। ये शिकायत अनंत काल तक रहेगी। चूंकि मैं तुम्हें अब और नहीं मार सकता, तो मैं बस तुम्हारे कबीले के सभी लोगों को मार डालूंगा। काले कपड़े पहने युवक ने सराय की छत को तोड़ते हुए उड़ना शुरू कर दिया और पूर्व की दिशा में एक काले तीर की तरह बाहर निकल गया। सीधे तैरते हुए क्लाउड सिटी की ओर अपना रास्ता बना लिया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 488 भाग्यशाली व्यक्ति। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 488 भाग्यशाली व्यक्ति। ये कहाँ है? हागा ने दुनिया के परिवेश का उत्सुकतापूर्वक आकलन करते हुए अपने हाथ में खाना कुतर दिया, जो कि सफेद रंग का विशाल विस्तार था। ये स्काई पॉइजन पल की दुनिया है। जैस्मीन उसके सामने आई, हागा को उदासीनता से देख रही थी जो अभी अभी उस दुनिया में आया था। आकाश विष मोती। हागा ने ड्रैगन फॉल से एक और बड़ा टुकड़ा लिया और चबाते समय स्पष्ट रूप से कहा, स्काई पॉइजन पल। कितना अजीब नाम है। मैं यहाँ क्यों आऊंगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्काई पॉइजन पल और प्रोफाउंड सी स्पेस दोनों दुनियाएं हैं जो उसके शरीर के भीतर मौजूद हैं। जब आपका प्रोफाउंड सी स्पेस बनाया गया था तो वे दोनों एक में विलीन हो गए थे। चमेली उत्साहपूर्वक समझाया गया। ओह, हालांकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, फिर भी ये बहुत आश्चर्यजनक लगता है। हॉन्गर ने अपना मुंह पूरा खोला और ड्रैगन फॉल का आखिरी टुकड़ा अपने मुंह में डाला, फिर उसे पूरी तरह से निगल लिया, जैसे उसने अभी अभी रोटी का एक नर्म स्वादिष्ट टुकड़ा निगल लिया हो। मम्मा, मेरा काम हो गया। बिल्कुल जगह नहीं। हागा की लाल आंखों में एक अजीब लाल चमक चमकी, जिसने ड्रैगन फॉल खा लिया था, फिर भी वह जल्दी ही गायब हो गई। उसने जैस्मीन का आकार मापा, फिर हंसते हुए कहा, ये सही है। छोटी बड़ी बहन, तुम्हारा नाम क्या है? चमेली। जस।
मेरा, मुझे मिल गया। छोटी बड़ी बहन, अब से तुम्हें बार बार मेरे साथ खेलना होगा, मुझे खेलना बहुत पसंद है। हागा ने जैस्मिन से परिचित होते हुए बहुत प्यार से चिल्लाया, जिससे उसके पूरे अस्तित्व से एक उदासीन आभा निकल रही थी। वह आलस्य से फैल गई, उसकी पलकें अचानक झुक गईं। मुझे खाने के बाद अचानक बहुत थकान महसूस होती है। मैं वास्तव में झपकी लेना चाहती हूँ। हागा ने हल्के से अपनी आंखें मली, फिर जम्हा ली। मैं सचमुच बहुत थक गई हूँ। छोटी बड़ी बहन, मैं पहले एक झपकी ले लेती हूँ। शुभ रात्रि। इसके साथ ही हंगर सीधे जमीन पर बिल्ली की तरह एक गेंद में सिमट गई, अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल वह चौंकाने वाली गति से सो गई। जैस्मीन की दृष्टि रेखा ने एक पल के लिए भी हागा को नहीं छोड़ा। जब वह गहरी नींद में सो गई तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने ठंडे स्वर में कहा, बाहर आओ। जैसे ही उसकी आवाज आए, हंगर के शरीर से रंगीन चमक की एक किरण उभरी। इसके बाद धीरे धीरे एक धुंधली छाया प्रकट हुई, और यह छाया वास्तव में अवशेष आत्मा थी, जिसका सामना प्राइमेडियल प्रोफाउंड आंख में हुआ था, जो पहले ही नष्ट हो चुका था। केवल ये कि यह अवशेष आत्मा स्पष्ट रूप से उस आत्मा से अधिक कमजोर थी जिसे युनचे ने शुरू में देखा था। यह इस हद तक असंगत थी कि यह किसी भी बिंदु पर पूरी तरह से गायब हो सकती थी। उसने एक प्राचीन और भारी आवाज में कहा, वास्तव में आप कौन हैं? कैसे हैं? क्या आप वास्तव में स्टार गॉड इंपीरियल फैमिली के सोल स्टार रेलीगेशन को जान सकते हैं? आप वास्तव में सोल स्टार रेलीगेशन के बारे में जानते हैं? चमेली ने तिरछी नजर से देखा। उद्धरण चिन्ह ... तो यह वास्तव में सोल स्टार रेलीगेशन था। जैस्मिन के शब्द इसकी पुष्टि थे। शेष आत्मा स्पष्ट रूप से हिल गई थी। आप स्टार गॉड इंपीरियल परिवार से हैं? नहीं, 12 तारा देवता पहले ही नष्ट हो चुके हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें तारा देवताओं में से एक की शक्ति विरासत में मिली है। ये सही है। जैस्मीन ने कुछ भी छिपाने की कोशिश किए बिना स्वीकार किया। क्या पहले खुद को राहत देना बेहतर नहीं है? तुमने अब भी उसके शरीर पर आत्मा का अवशेष क्यों छोड़ दिया? अपनी छोटी मालकिन को बचाए और ठीक होते हुए देखे बिना मैं शांति से कैसे जा सकता था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब छोटी मालकिन शैतानी जहर से ठीक हो जाएगी और जाग जाएगी तो उसे सोल स्टार रेलीगेशन के तहत डाल दिया जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति से जुड़ा हुआ शेष आत्मा की आवाज गहरे आक्रोश से भरी हुई थी। किसने सोचा होगा कि आप इतने घृणित और दुर्भावनापूर्ण लोग होंगे? तो क्या आप चाहेंगे कि वह अनंत काल के ताबूत में सोती रहे ताकि हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाए और एक जीवित मृत बन जाए? जैस्मिन ठंडी हंसी। पूरी दुनिया में केवल स्काई पॉइजन पल ही उसे बचा सकता है, और आपने इसे अभी देखा है। आकाश का विष मोती पहले ही उसके शरीर में विलीन हो चुका है। पूरी दुनिया में वह एकमात्र व्यक्ति है जो आपकी छोटी मालकिन को बचा सकता है। आपकी छोटी मालकिन फिर से दिन का उजाला देखने में सक्षम है, फिर भी आप इतनी कम कीमत भी स्वीकार नहीं कर सकते। ये कितना हास्यास्पद है। बची हुई आत्मा बहुत देर तक चुप रही, मानो उसे जवाब देने में परेशानी हो रही हो। आखिरकार, मैं कोई वास्तविक प्राचीन स्टार भगवान नहीं हूँ और संपूर्ण सोल स्टार रेलीगेशन का उपयोग करने में असमर्थ हूँ। इसके अलावा मैं लापरवाही से अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ हूँ। सोल स्टार रेलीगेशन की शक्ति जितनी मानी जानी चाहिए उससे कहीं कम है। यदि आपकी छोटी मालकिन ने थोड़ा सा भी विरोध किया होता तो ये सफल नहीं होता। फिर भी आपने देखा है कि अवचेतन रूप से उसमें थोड़ी सी भी सतर्कता या प्रतिरोध नहीं था उसके प्रति, और इस तरह के परिणाम को अपनी मर्जी से स्वीकार किया, और इसके लिए उसे मजबूर नहीं किया गया था। छोटी मालकिन ने अपनी यादें पूरी तरह से खो दी हैं। उसकी आत्मा पूरी तरह से खाली है और किसी के प्रति सतर्क नहीं है, और इस तरह आपने उसका फायदा उठाया है। यदि नहीं, तो उसके विरुद्ध षड्यंत्र कैसे रचा जा सकता है? छोटी मालकिन मेरे संप्रदाय के विनाश के बाद बचा हुआ चमत्कार और आशा है, फिर भी अब वह एकमात्र इंसान से जुड़ी हुई है। भले ही मेरी आत्मा बिखर गई है, मैंने अपने राजा को निराश कर दिया है। बची हुई आत्मा ने आक्रोश से कहा। एक साधारण इंसान। जैस्मीन ने ठंडी हंसी। हालांकि मैं ये पुष्टि नहीं कर सकती कि आप किस आदिम कबीले से हैं, तथापि क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आपकी छोटी मालकिन का उससे जुड़ाव एक नुकसान है? मेरे विचार में ये स्पष्ट रूप से आपकी छोटी मालकिन और आपके कबीले के लिए स्वर्ग द्वारा किया गया सबसे बड़ा उपकार है। हास्यास्पद। बची हुई आत्मा गुस्से से भर उठी। छोटी मालकिन का दर्जा कितना सम्मानजनक है। फिलहाल उसे अभी बड़ा होना बाकी है, लेकिन उसमें असीमित क्षमताएं हैं। जब वह पूरी तरह परिपक्व हो जाएगी तो वह मेरे राजा से आगे निकल जाएगी और पूरी दुनिया को जीत लेगी। एकमात्र मानव केवल दिव्य गहन क्षेत्र तक ही सीमित है। मेरी छोटी मालकिन की तुलना में वह एक छोटा और नीच व्यक्ति है।
हालांकि अधिक से अधिक उत्तेजित शेष भावना का सामना करते हुए जैस्मीन ने शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी और शांति से पूछा, एकमात्र इंसान। चूंकि आप सोल स्टार रिलीगेशन के बारे में जानते हैं, तो आपको ये भी जानना चाहिए, यहाँ तक कि उस समय के सच्चे स्टार गॉड के लिए भी सोल स्टार रिलीगेशन का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। फिर भी मैंने इसे जीवन में एक बार इस्तेमाल किया। उस पर सोल स्टार आरोप, यदि वह सिर्फ एक महज इंसान है जैसा कि आपने कहा, तो क्या उसके पास बेझिझक मुझे एक ऐसे कौशल को नियोजित करने की योग्यता होगी जिसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है? अवशेष आत्मा, कुछ वर्ष पहले तो मैं भी यही सोचता था कि वह कोई साधारण मनुष्य ही है। नहीं, उस समय उसे साधारण भी नहीं गिना जा सकता था। उस समय उसकी गहरी नसें पंगु हो चुकी थी। मनुष्यों के बीच भी वह महज कूड़े का एक टुकड़ा था। उस समय जब मैंने उसकी बात मानी, तो ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं अपने शरीर से शैतानी जहर को दूर करने के लिए उसके शरीर पर स्काई पॉइजन पल का उपयोग करना चाहता था। हालांकि मुझे तुरंत पता चला कि मैंने इस व्यक्ति को पूरी तरह से गलत समझा था। चूंकि आप एक आदिम कबीले से हैं, आप देवताओं के दायरे से अवगत हैं। देवताओं की मृत्यु के बाद मनुष्य लगातार देवताओं के दायरे में चढ़ रहे हैं, मृत देवताओं द्वारा छोड़ी गई रक्त रेखाओं, शक्तियों और विरासतों की खोज कर रहे हैं। अनगिनत वर्षों के बाद देवताओं के दायरे में अनगिनत सूक्ष्म विमान स्थापित किए गए, जिससे देवताओं का क्षेत्र ईश्वरीय वंशावली और विरासत प्राप्त करने का क्षेत्र बन गया। देवताओं का क्षेत्र अतुलनीय रूप से विशाल है। आज तक ऐसे अनगिनत लोग हैं जो प्राचीन सच्चे देवताओं द्वारा छोड़ी गई विरासतों की खोज कर रहे हैं। जैस्मीन ने अपनी नजरें घुमाई और कहा, मैंने ये सब सिर्फ आपको ये बताने के लिए कहा है कि भगवान के वर्तमान क्षेत्र को लोगों द्वारा कई हजार वर्षों, दसियों हजार वर्षों, दसियों हजारों वर्षों से खोजा जा रहा है, और यहाँ तक कि कई सौ हजारों वर्षों के बाद भी सच्चे ईश्वर की कोई नई वंशावली या विरासत नहीं मिली है। उनमें से 99% से अधिक के पास केवल एक ही प्रकार की ईश्वरीय शक्ति है, और वे सूक्ष्म स्तर से विरासत में मिली हैं। संपूर्ण देवताओं के क्षेत्र में ईश्वरीय शक्तियों की संख्या अधिकतम 3 ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नए सच्चे ईश्वर की विरासतों को खोजना कठिन होता जा रहा है। इसके अलावा देवताओं की शक्ति पर गर्व है। शरीर में एक ही ईश्वरीय शक्ति के साथ दूसरे के प्रवेश को आसानी से अस्वीकृति का सामना करना पड़ेगा। देवताओं के वर्तमान क्षेत्र में 3 ईश्वरीय शक्तियों का सह अस्तित्व पूरी दुनिया को चौंका देने के लिए पहले से ही पर्याप्त है। वे अस्तित्व के शिखर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके शरीर पर कितने प्रकार होते हैं? दुष्ट परमेश्वर का अविनाशी रक्त, क्रोध भगवान की दिव्य कला, स्वर्गीय भेड़िए की दिव्यता कला, फीनिक्स का दिव्य रक्त, दिव्य आत्मा और दिव्य कला, प्राइमरियल एजो ड्रैगन का ड्रैगन ब्लड, ड्रैगन सोल और ड्रैगन मैरो। 5 प्रकार की ईश्वरीय शक्तियां एक ही शरीर में सह अस्तित्व में। आप इस समय उसके शरीर के अंदर एक स्थान पर विद्यमान हैं। यदि आप अपनी आत्मा को एकाग्र करते हैं और महसूस करते हैं, तो आप सह अस्तित्व में मौजूद 5 ईश्वरीय शक्तियों के अस्तित्व को महसूस कर पाएंगे। जैस्मीन ने दृढ़ता से कहा, भगवान के दायरे में सच्चे देवताओं द्वारा छोड़ी गई इतनी सारी विरासतों के साथ अनगिनत लोगों ने सैकड़ों हजारों वर्षों तक नई ईश्वरीय शक्तियों की खोज की है। फिर भी वह एक सामान्य व्यक्ति, इसके अलावा सबसे निचले स्तर पर है। दुनिया ने पूरी 5 ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त कर ली, और केवल 3 वर्षों की अवधि में। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शेष आत्मा बुरी तरह प्रभावित हुई। जैस्मीन ने आगे कहा, इन 5 प्रकार की ईश्वरीय शक्तियों में से 3 मुझसे उत्पन्न हुई हैं, लेकिन मैं उनका उपयोग करने में असमर्थ हूँ। उस समय मैंने दुष्ट भगवान के अविनाशी रक्त को जब्त करने के लिए समय और प्रयास को समाप्त कर दिया था, और इस तरह मैं शैतानी जहर की चपेट में आ गया और लगभग नष्ट हो गया। फिर भी मुझे अंत में पता चला कि एक बार जब दुष्ट भगवान का अविनाशी रक्त शरीर के साथ मिल गया, तो गहरी नसों का पुनर्निर्माण हो जाएगा, जिससे व्यक्ति अपनी मूल शक्ति खो देगा, और फिर उसकी गहरी नसें संयोगवश अपंग हो गईं। मेरे पूरी तरह से ठीक होने के लिए उसके पास पर्याप्त ताकत होनी चाहिए। इस प्रकार दुष्ट भगवान का अविनाशी रक्त, जिसके बदले में मैंने अपने जीवन का आधा हिस्सा इस्तेमाल किया, अंततः उसे दे दिया गया, जिससे उसे पूरी दुनिया में एकमात्र दुष्ट भगवान की गहरी नसें मिली। मेरा बड़ा भाई एक बार बहुत भाग्यशाली हो गया और उसने आदिकालीन क्रोध भगवान द्वारा छोड़ी गई दिव्य कलाओं को पाया। हालांकि उसके शरीर और आत्मा के टूटने से पहले उसने महान पूर्णता तक खेती नहीं की थी। मेरी शक्ति और क्रोध भगवान एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए मैं साधना करने में असमर्थ हूँ। हालांकि उस शक्ति को लुप्त न होने देने के लिए जिसकी मेरे बड़े भाई ने कड़वी खोज की थी, मैंने रेज गॉड की दिव्य कलाओं को अपनी आत्मा में अंकित कर लिया। एक बार, क्योंकि उसकी छाया मेरे भाई की तरह दिखती थी,
मैंने आवेगपूर्वक उसे रेज गॉड की दिव्य कलाएं सिखाई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में इतने कम समय में इसे समझ लेगा। उसके बाद वह बार बार चौंकाने वाली गति से आगे बढ़ा। मेरे बड़े भाई ने स्टार गॉड सीरियस की ताकत हासिल की और संयोग से उसने सीरियस की दिव्य कला प्राप्त की, जो भारी तलवारों में विशेषज्ञता रखती थी। बड़े भाई को अभ्यास करते हुए देखकर मैंने अवचेतन रूप से इसका एक छोटा सा हिस्सा याद कर लिया, लेकिन मैं इसे विकसित नहीं कर सका। हालांकि उसका हथियार संयोग से एक भारी तलवार थी। मैंने उसे सीरियस की दिव्य कलाओं की मूल बातें सिखाई और उसे इसमें महारत हासिल करने में 3 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगा। फीनिक्स और ड्रैगन गॉड के संबंध में उन्होंने उन्हें स्वयं पाया और बाद में उनकी सर्वोच्च स्वीकृति प्राप्त की। उसके शरीर के भीतर 5 प्रकार की दैवीय वंशावली और शक्तियां सह अस्तित्व में हैं। उसे कभी भी थोड़ी सी भी अस्वीकृति का अनुभव नहीं हुआ। मैं कई वर्षों से उनके जीवन से जुड़ी हुई हूँ, फिर भी इसका कारण नहीं जान पाई। जैस्मिन ने अपनी नजर उस बची हुई आत्मा की ओर घुमाई जो जाहिर तौर पर सदमे में थी। इसके अलावा न केवल स्काई पॉइजन पल है जो आप अनगिनत वर्षों से कड़वाहट से खोज रहे हैं कि यह उसके साथ है, ये पूरी तरह से उसके शरीर में विलीन हो गया है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि स्काई पॉइजन पल के अलावा उसके पास एक और स्वर्गीय गहन खजाना है। क्या आप अब भी मानते हैं कि वह सिर्फ एक महज इंसान है? शेष आत्मा बहुत लंबे समय तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, स्वर्गीय भाग्य, ये सही है। ऐसा लगता है कि उसकी किस्मत बहुत मजबूत है। उस समय भी जब वह अपंग था तो ये भी भाग्य के कारण ही था। यदि नहीं तो मैं उसे कभी भी दुष्ट परमेश्वर का अविनाशी रक्त नहीं देता। जैस्मीन ने उत्साहपूर्वक कहा। इसके अलावा उनकी धारणा और विकास दर आश्चर्यजनक है। यदि उनका भाग्य इसी तरह चलता रहा तो उनकी भविष्य की उपलब्धियां अतुलनीय हैं। आपकी छोटी मालकिन, जैसे वह उसका अनुसरण करती है, उसकी किस्मत पर भी पड़ेगा असर। कौन जानता है, उसका भविष्य आपकी आशा से कहीं बेहतर हो सकता है। शेष आत्मा ने हड़बड़ी में कहा, भाग्य जैसी चीज महज एक भ्रामक अस्तित्व है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सौभाग्य का समय आएगा और अंततः दुर्भाग्य का समय आएगा। उसकी वर्तमान स्थिति के साथ आप उसकी किस्मत के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं, हालांकि मैंने जो देखा है वह कुछ और है। गहन जहाज पर 2 वर्षों में मैं उस पर नजर रख रहा हूँ। 18 महीने की स्थानिक अशांति, ये वह दुर्भाग्य है जिसका सामना एक सामान्य व्यक्ति को 100 वर्षों में भी नहीं करना पड़ेगा। फिर भी उसने इसका सामना किया, और यदि वह इसे झेलने में सक्षम नहीं होता तो निस्संदेह उसकी मृत्यु हो जाती। सभी तथाकथित सौभाग्य का कोई मतलब नहीं है। मैं इस बात पर विश्वास करने को तैयार हूँ कि आज उसके पास जो कुछ भी है वह इसलिए है क्योंकि वह अपना सर्वश्रेष्ठ करने को तैयार है और उसके पास पर्याप्त इच्छा शक्ति है। भाग्य संभवतः अस्तित्व में है, या ये कोई बना बनाया नाम हो सकता है। भाग्य का आकलन कौन कर सकता है? स्वर्गीय नियमों की गणना कौन कर सकता है? चमेली, सांस, बची हुई आत्मा ने आह भरी। इसे भूल जाओ, सोल स्टार का पतन हो चुका है। चीजें ऐसी स्थिति में पहुंच गई हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। मुझ में भी कुछ भी बदलने की शक्ति नहीं है। मेरा उसे महज इंसान कहना महज एक पल के गुस्से के कारण है। मैं 2 साल से उस पर नजर रख रहा हूँ। इस तथाकथित भाग्य की तुलना में उसकी इच्छा शक्ति और भी मजबूत है, जो मुझे बहुत चौंकाती है। छोटी मालकिन पहले ही जाग चुकी है, भले ही वह जुड़ी हुई थी। उसने इसे अस्वीकार नहीं किया या दुखी नहीं हुई, और यहाँ तक कि वह उसे पसंद करती है, पहले की तरह मुस्कुराती और हंसती रहती है। मैं देख सकता हूँ कि वह छोटी मालकिन को धमकाएगा या अपमानित नहीं करेगा। शायद मेरे लिए चिंता करने या गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 489 अज्ञात दुनिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 489 अज्ञात दुनिया। जाने से पहले क्या आप मुझे अपनी जाति का नाम बता सकते हैं? जैस्मिन ने सीधे आत्मा की ओर देखते हुए कहा, लेकिन अपने दिल में वह कमोबेश अनुमान लगा सकती थी कि उत्तर क्या होगा। बची हुई आत्मा कुछ देर तक चुप रही और फिर धीरे से आह भरी। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें बताने में कोई बुराई नहीं है। शायद आपने ये नाम सुना हो, या शायद ये बहुत पहले ही बुला दिया गया हो। मैं जिस जाति से संबंध रखता हूँ उसे स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड क्लान कहा जाता है। तो यह वास्तव में मामला था। चमेली ने अपनी भौहें कांपते हुए कहा। लेकिन छोटी मालकिन, वह हम में से नहीं है। भावना जारी रही। ओह, चमेली की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। यदि वह स्वॉर्ड स्पिरिट कबीले की सदस्य नहीं है तो आप उसे छोटी मालकिन के रूप में क्यों संबोधित करते हैं? और वह स्पष्ट रूप से तलवार में बदल सकती है। अभिलेखों में प्राचीन जाति जो तलवारों में परिवर्तित हो सकती थी वह केवल स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड क्लान थी। उस समय यह मेरे स्वॉर्ड स्पिरिट गॉड कबीले के भीतर एक रहस्य था,
और मेरे सहित पूरे कबीले में केवल 4 लोग ही इस रहस्य को जानते थे। अन्य सभी कुल के लोगों ने सोचा कि यह हमारे राजा की बेटी है। लेकिन सच्चाई यह है कि छोटी मालकिन वह थी जिसे हमारे राजा ने गलती से उठा लिया था और उसने बताया कि वह उसकी बेटी थी। मेरे राजा ने जो किया वह क्यों किया, या मेरी छोटी मालकिन कहां से आई, ये सारा ज्ञान मेरे राजा के मरने के बाद खो गया। हालांकि जबकि छोटी मालकिन की तलवार में बदलने की क्षमता हमारे कबीले के समान है, वह जिस तलवार में बदलती है वह पूरी तरह से अलग है। क्योंकि जब मेरे कुल के लोग तलवार बनते हैं तो वे हमेशा हल्के और फुर्तीले ब्लेड होते हैं, लेकिन जब मेरी छोटी मालकिन तलवार में बदल जाती है तो वह एक भारी तलवार बन जाती है जिसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल होता है। मेरे राजा ने कभी भी हमारी छोटी मालकिन की उत्पत्ति के बारे में किसी को नहीं बताया था, लेकिन वह हमेशा उसे अत्यधिक प्यार करता था और उसकी देखभाल करता था। उन दिनों मेरे राजा और मेरी छोटी मालकिन दोनों शैतानी जहर से पीड़ित थे और मेरा राजा मरना चाहता था ताकि हम अपनी छोटी मालकिन की रक्षा के लिए अनंत काल के ताबूत का उपयोग कर सकें। मेरे राजा के पास निश्चित रूप से उसे इतना अधिक महत्व देने के अपने कारण थे, और इन सभी वर्षों में मैं अपनी छोटी मालकिन की कड़ी सुरक्षा कर रहा था और स्काई पॉइजन पल की खोज कर रहा था। आखिरकार उसका फल मिला। मेरी छोटी मालकिन का भविष्य चाहे जो भी हो, मेरे पास अब इसे देखने या उससे बचाने की क्षमता नहीं है। इसलिए कृपया, चाहे कुछ भी हो जाए, कृपया उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। तलवार आत्मा भगवान कबीले के अलावा कौन सी अन्य जाति तलवारों में बदल सकती है? जैस्मीन ने चुपचाप सोचा। हमारा तलवार आत्मा कबीला दिव्य आत्मा जाति का है। एक बार जब हम पैदा होते हैं तो हम में स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा होती है। बेशक हमें अभी भी विकसित होना है और हमारी गहन शक्ति जितनी मजबूत होगी, हम जिस तलवार में बदलेंगे वह उतनी ही मजबूत होगी। लेकिन छोटी मालकिन को खेती करने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय वह भोजन के रूप में तलवारें खाती है। हर बार जब वह तलवार खाती है तो वह उसकी तलवार की ताकत और तलवार की भावना का एक हिस्सा अवशोषित कर लेगी और उसकी ताकत थोड़ी बढ़ जाएगी। वह जितनी मजबूत तलवार खाएगी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। उन वर्षों में मेरे राजा ने हमारी छोटी मालकिन के भोजन के रूप में स्वर्ग के नीचे सबसे प्रसिद्ध तलवारें मांगी और इसके परिणाम स्वरूप उसकी अत्यधिक वृद्धि हुई। लेकिन शैतानी जहर की चपेट में आने के बाद उसकी तलवार की सारी ताकत खत्म हो गई। यदि आप उसकी ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सभी प्रकार की मजबूत तलवारें खोजें। तलवार जितनी मजबूत होगी उतनी ही अधिक मेरी मालकिन उसे खाने की इच्छा करेगी। उद्धरण चिन्ह ... वास्तव में एक व्यक्ति था जो खुद को मजबूत करने के लिए तलवार खाने पर भरोसा कर सकता था। जैस्मिन ने हागर की ओर गहराई से देखा। उसने अपने मेमोरी बैंक खंगाले, लेकिन उसे ऐसा कोई रिकॉर्ड या अफवाह याद नहीं आई। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। अब क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? आप अपनी शक्ति किस सितारा भगवान से प्राप्त करते हैं? सुस्त आत्मा ने चमेली से पूछा। स्वर्गवत सितारा भगवान, चमेली ने भावहीन होकर कहा। 12 तारा देवताओं में स्वर्गीय प्रमुख का स्वभाव एक राजा का है। स्वर्गीय भेड़िया सबसे शक्तिशाली है और स्वर्गीय वत सबसे बुरा है, जिससे सभी डरते हैं। आपको उसकी शक्ति विरासत में मिली है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी मानसिकता उससे बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुई है। यह अच्छा है, आत्मा ने धीरे से कहा। क्या? जैस्मिन ठंडी हंसी में बोली, हम चीजों को गलत मत समझो। भले ही मुझे हेवन स्लॉटर स्टार भगवान की शक्ति केवल 10 वर्षों से भी कम समय के लिए विरासत में मिली है, उस समय अवधि में मैंने जितने लोगों को मार डाला है वह आपके पूरे जीवन में मारे गए लोगों की संख्या से 100 गुना से भी अधिक है। आपने जितने लोगों को मारा है उसका आपके दिल में मौजूद बुराई से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा ने बेहोश होकर कहा, तुम्हारे पास एक आत्मा शरीर है, मैं भी एक आत्मा हूँ। चाहे तुम अच्छे हो या बुरे, मेरे पास स्वाभाविक रूप से निर्णय लेने का अपना तरीका है। लेकिन मेरे पास एक और सवाल है। ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को बहुत महत्व देते हैं, इस हद तक कि आप सोल स्टार रिलीगेशन क्षमता का उपयोग करने में संकोच नहीं करेंगे, जिसका उपयोग आप अपने जीवन काल में केवल एक बार कर सकते हैं। तो जब वह फंस गया था तो आपने प्राइमोडियल प्रोफाउंड आग को छोड़ने में उसकी मदद क्यों नहीं की? और 18 महीने उन्होंने जीवन और मृत्यु की सीमा पर मौजूद स्थानिक अशांति का सामना करते हुए बिताए, एक ऐसी पीड़ा झेली जो संयुक्त रूप से 100 पीढ़ियों की पीड़ा से भी अधिक थी। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने इसे अनसुना क्यों कर दिया। लगता है कि तुम बिल्कुल भी चतुर नहीं हो। जैस्मीन के मुंह का कोना थोड़ा मुड़ा और उसने ठंडी हंसी दी। जब मैं उससे पहली बार मिली थी तब से 2 वर्षों में मैंने अनगिनत बार उसे निश्चित मृत्यु से बचाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया है। उस समय मेरे शरीर में शैतानी जहर अतुलनीय रूप से तीव्र था, और जो शक्ति मैं उपयोग कर सकता था वह अब जो मैं उपयोग कर सकता हूँ उससे बहुत कमजोर थी।
और जब भी मैं उस शक्ति का उपयोग करता था तो मुझे बाद में शैतानी जहर के पुनरुत्थान को दबाने में कठिनाई होती थी। उद्धरण चिन्ह, मैं नहीं चाहता था कि वह मेरी शक्ति पर भरोसा करे और न ही उसने ऐसा किया। परंतु जब तक मेरा अस्तित्व और शक्ति बनी रहेगी, यह अवलंबन कभी मिटेगा नहीं, भले ही वह इसे अस्वीकार करने का प्रयत्न करे। जब उन्हें एक निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ा तो उनके अवचेतन मन में हमेशा ये धारणा बनी रहेगी कि जब तक जैस्मीन यहाँ है मैं कभी नहीं मर सकता, और इससे वह उन गंभीर परिस्थितियों में अपने दृढ़ संकल्प को कभी खत्म नहीं कर पाएगा। इसलिए 3 साल पहले मैंने अपनी शक्तियों पर नकली मोहर लगा दी और उसे मेरी ताकत पर भरोसा करने में असमर्थ कर दिया। जैसे कि जब हम प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में थे तो उसने ये जिंगहान को मारने में सहायता करने के लिए मेरी शक्ति पर भरोसा किया होगा जो उसका पीछा कर रहा था। जब स्थानिक अशांति आई तो उसने प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क को छोड़ने के लिए मेरी शक्ति पर भरोसा किया होगा, और जब उसने अपना हमला शुरू किया तो उसने सबसे पहले इसका विरोध करने के लिए मेरी शक्ति का उपयोग करने के बारे में सोचा होगा। भले ही वह अपनी ताकत का उपयोग करना चाहता हो, लेकिन उसने सहने के लिए अपनी सारी ताकत और इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं किया होगा, और इस अवधि में घटित अपनी ही सीमाओं के अनगिनत उल्लंघनों से गुजरे। जिन वर्षों में मैंने ये धारणा बनाए रखी कि मेरी ताकत पक्की है, उस अवधि में उसका विकास बहुत तेजी से हुआ जब वह मेरी शक्ति पर भरोसा नहीं कर सका, और उन्होंने अनगिनत निराशाजनक स्थितियों का सामना करने के लिए अपनी ताकत और इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया, और इस पूरे समय में मैंने उनकी सहायता के लिए एक भी उंगली नहीं उठाई है। इसके विपरीत मैंने प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क के भीतर स्थानिक अशांति की तीव्रता को भी विशेष रूप से बढ़ा दिया, और अंतिम परिणाम मेरी बेतहाशा उम्मीदों से कहीं अधिक था। इन वर्षों में मेरे शरीर का आधा शैतानी जहर खत्म हो चुका है और बाकी आधा पहले ही स्थिर हो चुका है और नियंत्रण में है। जैस्मीन ने ये बहुत ही समान रूप से कहा था, लेकिन अगर यूचे ने इसे सुना होता तो वह गूंगा हो गया होता। उन वर्षों में जब जैस्मीन ने अपनी शक्तियों पर मुहर लगाने का नाटक किया, यूचे की वृद्धि उसकी पिछली वृद्धि से कहीं अधिक थी, और यह ठीक इसलिए था क्योंकि वह अवचेतन रूप से जैस्मीन पर भरोसा नहीं कर सकता था कि वह मौत से लड़ने का फैसला कर सकता था। जब उससे तलवार प्रबंधन छत के नीचे दफनाया गया था, वह लगातार क्यों विकसित हो सका? क्योंकि उसने पहले बनिंग हेवन कबीले का सामना किया, फिर दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का, और क्यों वह प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आर्क में जीवन और मृत्यु की स्थितियों का सामना करने के बावजूद बार बार सफलताएं हासिल करना जारी रख सका। थोड़ी सी भी अतिशयोक्ति के बिना, अगर जैस्मीन ने अपनी शक्तियों को सील नहीं किया होता तो यूचे कभी भी इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ पाती। जैसा कि जैस्मीन ने कहा था, जब तक उसकी शक्ति मौजूद है वह निर्भरता कभी खत्म नहीं होगी। किसी के अवचेतन में मौजूद चीजों को केवल इच्छा शक्ति से दूर नहीं किया जा सकता। मुझे उम्मीद थी कि वह बहुत तेज गति से मजबूत हो सकता है, क्योंकि केवल अगर वह पर्याप्त रूप से मजबूत होगा तो मुझे एक नया शरीर प्राप्त करने का मौका मिल सकता है, और मैं केवल उसका मार्गदर्शक बन सकता हूँ क्योंकि वह मजबूत रास्ते पर चलता है, क्योंकि उसे उस रास्ते पर हर कदम खुद ही चलना पड़ता है। उस रास्ते पर उसके सामने आने वाली किसी भी बाधा को उसे स्वयं ही तोड़ना होगा। उसके सामने आने वाली किसी भी चट्टान को अपनी ताकत का उपयोग करके पार करना होगा। यदि नहीं तो वह कभी भी वास्तव में मजबूत नहीं बन पाएगा। चमेली ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से ये शब्द बोले। भले ही उसकी शक्ल एक 13 साल की लड़की जैसी थी, लेकिन उसकी बातें और आचरण एक बुद्धिमान गुरु की तरह था। हालांकि अगर उनकी मृत्यु से ठीक पहले उन्हें किसी अपरिहार्य गतिरोध का सामना करना पड़ा होता तो मैंने स्वाभाविक रूप से हस्तक्षेप किया होता। चमेली ने लापरवाही से सम स्वर में कहा, आह, तो यह इस तरह है। बची हुई आत्मा ने हल्के से अपना सिर हिलाया। उसकी अलौकिक आवाज में घबराहट और प्रशंसा दोनों थी। आपके मार्गदर्शक के रूप में उसका भविष्य निश्चित रूप से सामान्य नहीं होगा। आपकी देखभाल में छोटी मालकिन के साथ मुझे बहुत राहत मिलती है। भले ही वह हमारी जाति की नहीं है, लेकिन उसे वास्तव में हमारे कबीले और मेरे राजा की सभी शेष आशाएं और चमत्कार प्राप्त हुए हैं। मैं ज्यादा कुछ मांगने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मैं केवल यही आशा कर सकता हूँ कि आप उसके साथ हमेशा दयालु व्यवहार करेंगे, या यदि वह परिपक्व नहीं होती है तो यह नीच स्थिति उसे हर दिन चिंता या देखभाल से मुक्त रहने की अनुमति देगी, और इसे उसके लिए सुखद अंत भी कहा जा सकता है उसके जैसा। भले ही यह मेरी अपेक्षाओं से बहुत अलग होगा, आखिरकार आप ही हैं जिन्होंने मेरी छोटी मालकिन को बचाया, और मैं केवल एक सुस्त आत्मा हूँ जो आपसे कुछ भी करने में असमर्थ है। ये गहन जहाज आपके प्रति मेरा मुआवजा हो सकता है। केवल यह अफसोस की बात है कि इसकी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई है। आत्मा की आवाज और छाया धीरे धीरे स्काई पॉइजन पल से गायब हो गई, फिर कभी प्रकट नहीं हुई। युनचे,
जो काफी समय से आयामी भंवर के बीच में तैर रहा था। आखिरकार उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। सफेद रोशनी की एक चमक के बाद उसने महसूस किया कि वह तीव्रता से आयामी भंवर से बाहर फेंका जा रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आयामी भंवर का निकास जमीन के इतना करीब होगा। इससे पहले कि उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय हो, वह पहले ही जमीन पर जोरदार प्रहार कर चुका था। एक दबी हुई आवाज के साथ यूचे का आधा शरीर नर्म मिट्टी में डूब गया। युनचे ने तेजी से पलटी मारी और अपने मुंह में लगी मिट्टी को थूकते हुए जमीन से उछल गया। जैसे ही उसने अपने बालों और शरीर से गंदगी साफ की, उसने ध्यानपूर्वक अपने आसपास का निरीक्षण किया। इस बात की पुष्टि करने के बाद कि आसपास कोई पर्यवेक्षक नहीं था, अंततः उसने अपनी सतर्कता छोड़ दी, लेकिन उसके चेहरे पर हरापन झलक रहा था। वह ब्लू विंड, द रॉयल प्रिंस कंसोर्ट का अधिपति था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था गहन आकाश महाद्वीप। हालांकि वह इस नई दुनिया में पहली बार गंदगी का सामना करके आया था। ये कैसा दुर्भाग्य था। युनचे शांत हो गया और एक बार फिर अपने आसपास का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। ये स्थान आधा घास का मैदान और आधा जंगल था, जहाँ जंगली घास फूस उगते थे और झाड़ियों में छोटे छोटे पेड़ उगते थे। जैसे ही युनचे ने दृश्यों का सर्वेक्षण किया, उसे आसपास किसी भी जीवित प्राणी की उपस्थिति महसूस नहीं हुई या उसका कोई निशान दिखाई नहीं दिया। जलवायु गर्म और आरामदायक थी और हवा की गंध लगभग गहरे आकाश महाद्वीप के समान थी। जैस्मीन, इस जगह के मौलिक नियम गहरे आकाश महाद्वीप से बिल्कुल भी भिन्न नहीं लगते हैं, यूचे ने सतर्क स्वर में कहा। जैस्मीन का जवाब बहुत जल्दी आया, जब तक हम एक अलग विमान पर नहीं उतरे हैं, तात्विक नियम मूल रूप से हमेशा समान होते हैं। ये स्थान निश्चित रूप से प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के करीब एक विमान है। धीरे धीरे स्वयं इस स्थान का अन्वेषण करें। हालांकि अब आपको जो करने की जरूरत है वह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में लौटने के तरीके के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि तेजी से विकास जारी रखने के लिए इस दुनिया में अपने पैर स्थिर करना है। यदि आप गहन आकाश महाद्वीप में लौटना चाहते हैं, तो एकमात्र तरीका पर्याप्त रूप से मजबूत बनना है। युनचे ने और कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय उसने सावधानी से आगे बढ़ते हुए अपने आसपास के सर्वेक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। वह नहीं जानता था कि वह किस तरह की दुनिया में आया है, या यहाँ किस तरह के जीवित प्राणी मौजूद हैं, और क्या इन जीवित प्राणियों के बीच कोई इंसान भी था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद युनचे को अचानक जीवित प्राणियों की उपस्थिति महसूस हुई। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसके कदम धीमे हो गए। जैसे ही वह अपनी महसूस की गई उपस्थिति के करीब पहुंचा, उसने चुपचाप ऊंची घास के एक समूह को अलग कर दिया। उसकी नजर घास पर पड़ी। एक छोटे अंधेरे दलदल के बीच में उसने दो धब्बेदार अजगरों की जासूसी की, जो 2 मीटर लंबे और लगभग एक कटोरे के मुंह जितने मोटे थे। लेकिन ये कोई साधारण अजगर नहीं थे, क्योंकि ये अपने शरीर से पृथ्वी गहन क्षेत्र की आभा छोड़ रहे थे। 2 चितकबरे अजगर दलदल में तैर रहे थे और एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे कि सड़ती हुई हवा में गहरी दुश्मनी की भावना फैल गई हो। स्वाभाविक रूप से पृथ्वी के 2 शक्तिशाली जानवर यूचे में बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं जगाएंगे, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, अचानक उसने पृथ्वी क्षेत्र के दोनों विचित्र अजगरों को बातचीत करते हुए सुना, और वे भाषण में भी बात कर रहे थे इंसानों का। तुम क्या घूर रहे हो? तुम्हें घूर कर देख रहा हूँ। तुम मूर्ख हो। ऐसा करने का प्रयास क्यों नहीं करता? ये फिर से। हाँ, मैं इसे दोबारा करने जा रहा हूँ। इससे आपको क्या मतलब? इसके बाद दोनों चितकबरे अजगर लड़ने लगे। युनचे बस वहीं खड़ा घूर रहा था। गहन जानवर जो साधना के उच्च स्तर पर पहुंच गए थे, उनके पास पर्याप्त रूप से उच्च बुद्धि होगी और वे मानव भाषा की नकल कर सकते थे, लेकिन उन्हें कम से कम स्काई प्रोफाउंड दायरे के बाद के चरणों में होना होगा, और उन्हें लंबे समय तक जीवित और उच्च श्रेणी के गहन जानवर बनना होगा। युनचे के पास जो स्नो फीनिक्स था, वह एक स्काई प्रोफाउंड जानवर था, लेकिन उसमें मानवीय शब्द बोलने की क्षमता नहीं थी। हालांकि ये दोनों अजगर जो पृथ्वी गहन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थे, वास्तव में बोल सकते थे, और वे इतने प्रवाह के साथ बोलते भी थे। यदि युनचे ने स्वयं इसे नहीं देखा होता और केवल उनकी आवाजें सुनी होती, तो उसने सोचा होता कि ये 2 इंसान थे जिन्होंने बात की थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 490 दानव। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 490 राक्षस। दोनों चितकबरे अजगर काफी देर तक लड़ते रहे और मूल रूप से इतने बड़े दलदल को पूरी तरह से गंदगी में बदल दिया। जब वे अपनी लड़ाई से थक गए, तो वे परस्पर अलग हो गए और अलग अलग दलदल के अलग अलग किनारों पर घास के मैदानों की ओर चले गए। फिर एक झटके के साथ दोनों अजगर वास्तव में 2 धब्बेदार पोशाक वाले युवा पुरुषों में बदल गए। युनचे एक बार फिर स्तब्ध रह गया।
दो अर्थ प्रोफाउंड अजगरों के लिए बात करना पहले से ही असामान्य था, लेकिन वे वास्तव में इंसानों में बदल सकते थे। दोनों युवकों में से एक का मुंह नुकीला और गाल बंदर जैसे थे, दूसरे का बड़ा चेहरा और गोल कमर थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उनका शरीर या चेहरे की विशेषताएं थी, वे सभी वास्तव में मानव थे। उनमें से एक चिल्लाया, लिल कमीने, अगर तुम में हिम्मत है तो मत जाओ, ये डैडी लोगों को लेने जाएगा। दूसरे ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई और उसने जवाब दिया, ये कमीने, तुम्हारा पूरा परिवार ही हरामी है। क्या आपको लगता है कि केवल आप ही लोगों के लिए एक आह्वान है? चलो देखते हैं अयस्क के लिए कौन बुलाता है। दोनों भयंकर शब्दों के साथ लड़े, फिर दो धब्बेदार अजगर भाग गए, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर। जल्द ही वे यूचे की दृष्टि से गायब हो गए। ये छोटा भाई, दो आदमी एक दूसरे से लड़ते हुए देखना वास्तव में दिलचस्प नहीं है, आप जानते हैं। जैसे ही युनचे उन दो अजगरों को देखकर स्तब्ध रह गया, अचानक उसके पीछे से एक मखमली आवाज आई, और यह एक चिढ़ाने वाली महिला की आवाज भी थी। युनचे जल्दी से घूमा। वहाँ केवल बहुत हरा भरा नहीं था, लेकिन विशेष रूप से विशाल फूलों वाला घास का मैदान था। एक नजर में यह असीमित लग रहा था, और 300 मीटर से अधिक के दायरे में एक भी छोटा पेड़ नजर नहीं आ रहा था। इतने खुले दृश्य क्षेत्र के साथ वह अभी भी किसी की छाया का आधा भी नहीं देख सका। उसकी घबराहट के तहत उसके सामने 10 कदम भी नहीं, एक विशेष रूप से भव्य खिलने वाला केकड़ा पेड़ अचानक एक धुंधली लाल चमक बिखेर रहा था। रोशनी के भीतर केकड़े का पेड़ तुरंत एक गुलाबी लाल पोशाक वाली खूबसूरत महिला में बदल गया, जिसने अपने बालों में केकड़े के फूल लगाए थे। वह आकर्षक ढंग से उसके सामने खड़ी थी। उसके गुलाबी लाल होंठ मुस्कुराहट में बदल गए थे और उसकी संकीर्ण फीनिक्स आंखें आकर्षण से चमक रही थी। यूचे का मुंह खुला का खुला रह गया, और पूरी 3 सांसों के बाद ही वह बड़ी मुश्किल से उसे बंद कर पाया। उसका दिमाग पहले से ही खराब होना शुरू हो गया था। दो अजगर इंसानों की बोली में झगड़ रहे थे और इंसानों में तब्दील हो सकते थे। फिर एक केकड़ा पेड़ भी इंसान बन गया था। ये कैसी अजीब दुनिया थी। उस कर्कश महिला ने कभी नहीं सोचा होगा कि ऊंचे की कुछ हद तक सुस्त अभिव्यक्ति आश्चर्य की बात थी, लेकिन उसे लगा कि युवक की बेवकूफी भरी अभिव्यक्ति प्यारी थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने होंठ भींचे और शालीनता से यूचे की ओर चल दी। जैसे जैसे वह उसे देखते हुए मुस्कुराती रही, उसकी आंखें और भी आकर्षक हो गई थी। छोटे भाई, इसने आपको डराने के लिए अचानक नहीं बुलाया था। ये सिर्फ इतना है कि छोटा भाई इतना आकर्षक दिखता है, और यह आपके प्यार में पड़ गया। पहली नजर, थोड़ा भाई, कैसा रहेगा अगर तुम यहीं रुको और कुछ देर मेरे साथ खेलो। केकड़े जैसी औरत की आवाज नर्म और मखमली थी। जैसे ही वह बोली, उसने उसके कंधे को सहलाया और धीरे धीरे उसके कॉलरबोन को सहलाया, सीधे उसकी लगभग उजागर उभरी हुई छाती तक। उसकी लंबी नाजुक उंगलियां बर्फ की खांचों के बीच पड़ी थीं। उसकी आवाज और मुद्रा बेहद आकर्षक थी। गल्प, यूचे ने जोर से लार का एक और गटक लिया, लेकिन ऐसा निश्चित रूप से नहीं था क्योंकि वह इस कर्कश महिला के प्रलोभन में फंस गया था। आइए जिया क्विंग्यू या फैंग जुएर का उल्लेख न करें। फ्रोजन क्लाउड की 7 परियों में से कोई भी इस केकड़े जैसी महिला को आसानी से मात दे सकती है। यूचे, जिसके जीवन में कभी भी सुंदर महिलाओं की कमी नहीं थी, वह कभी भी अचानक घबराहट में नहीं पड़ेगा। इस महिला के जादू के लिए जिस बात से वह आश्चर्यचकित था, वह ये थी कि यह आकर्षक महिला वास्तव में एक केकड़े का पेड़ थी, रूपांतरित हो गई थी। ये 50 किलोमीटर के भीतर सभी 10,000 फूलों का नेता है, आप जानते हैं। कर्कश महिला ने सुंदर ढंग से कहा, छोटे भाई, तुम्हें 50 किलोमीटर के भीतर मुझसे ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं मिलेगा। ये कई वर्षों से यहाँ है, और यह पहली बार है कि मैंने किसी आदमी से बात करने की पहल की है। छोटे भाई को इतना पसंद करने वाला किसने कहा? हम। जैसे ही वह बोल रही थी, उस कर्कश महिला ने कुछ ऐसा किया जिसकी यूचे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक मनमोहक मुस्कान के साथ उसने अपनी छाती को ढकने वाले गुलाबी लाल वस्त्र की ओर हाथ बढ़ाया और धीरे से नीचे की ओर खींच लिया। इसके तुरंत बाद 2 गोल, अतुलनीय रूप से बर्फ जैसे सफेद और बड़े स्तन यूचे की दृष्टि की रेखा के भीतर कांपते हुए बाहर उछले। केकड़े जैसी महिला को बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसकी आत्मा को छू लेने वाली आकर्षक आंखें यूचे को बिना पलक झपकाए घूर रही थी। इस दुनिया के लोगों और उनके काम करने के तरीके ने जीवन में यूचे के 3 विचारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यदि यह गहरा आकाश महाद्वीप होता, यदि इतनी अच्छी दिखने वाली महिला उसे आकर्षित करने की पहल करती, तो वह आसानी से चारा ले लेता और थोड़ी देर के लिए खेलता। ऐसा नहीं था कि वह आने वाला था एक नुकसान के साथ बाहर, लेकिन इस पूरी तरह से असामान्य अज्ञात दुनिया में वह केवल सोचने के लिए कुछ शांति और शांति चाहता था। मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है।
मैं अगली बार खेलूंगा, अगली बार। यूचे ने पीछे हटते हुए हाथ हिलाया। अपनी बात खत्म करने के बाद वह मुड़ा और काफी दूर भाग गया और छिपी हुई कड़वाहट से भरे चेहरे के साथ उस कर्कश महिला को वहां अकेला छोड़ दिया। हे। महिलाओं की खिलखिलाहट फूलों के उस विशाल विस्तार से आ रही थी जहां से केकड़े वाली महिला आई थी। यो टिल्डा पहली बार जब क्रैपल्सिस ने कार्रवाई की तो वह वास्तव में असफल हो गई थी। एक सिनपर्नी जो सामान्य से बड़ा दिखता था, खुशी से हंसते हुए धीरे से हिल गया। वह इंसान बहुत अजीब है, वह वास्तव में भाग जाएगा। क्रैपल्सिस का आकर्षण स्पष्ट रूप से वास्तव में बहुत बढ़िया है। क्रैपल बहन, क्या तुम्हें यकीन है कि वह वास्तव में एक इंसान है? न केवल ये पहली बार था जब आपने कार्रवाई की, बल्कि आपने उसे बहकाने की भी बहुत कोशिश की। हाँ, कर्कश महिला पछतावे से भरी थी। उस छोटे भाई की आभा एक शुद्ध इंसान की होनी चाहिए। अगर मुझे कोई शुद्ध इंसान मिल जाए तो जिन बच्चों को मैं जन्म दूंगी वे बहुत बड़ी दुनिया में जा सकेंगे, हमारी तरह नहीं। वे जीवन भर के लिए इस क्षेत्र को छोड़ने में असमर्थ होंगे। यह अफसोस की बात है कि शुद्ध मनुष्य कम होते जा रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जिसे हम अंततः ढूंढने में कामयाब रहे थे वह भाग गया था। क्या मैं बहुत चिंतित था, या क्या मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ? क्रैपल महिला ने बड़बड़ाने से पहले अपना चेहरा छुआ। लगता है कि अब से मुझे और अधिक सुंदरता प्रदान करने वाली सुबह की ओस पीने की जरूरत है। एक पल में युनचे ने कई किलोमीटर की दूरी तय कर ली, इससे पहले कि वह खुद को थोड़ा संभल सके। रुको, मैं क्यों भाग रहा हूँ? क्या दुर्लभ दृश्य है। एक महिला ने आपके सामने कपड़े उतारने की पहल की, लेकिन आपके अंदर के सुपर विकृत ने वास्तव में अपना विकृत स्वभाव नहीं छोड़ा और इसके बजाय जल्दबाजी से भाग निकली। जैस्मीन ने अजीब स्वर में कहा। जब से वह प्राइमर्डियल प्रोफाउंड आग के भीतर एक बार जैस्मीन को जबरदस्ती गले लगाने के बाद सुपर परवर्ट का उपयोग करने की उसकी आवृत्ति काफी बढ़ गई। युनचे मूल रूप से इसे हर दिन कई बार सुनता था। कुछ ही समय बाद उसे वास्तव में इसकी आदत हो गई थी। समस्या यह है, क्या आपको नहीं लगता कि यह सब बहुत डरावना है? वह महिला वास्तव में एक केकड़े से बदल गई है। युनचे ने व्यापक रूप से देखा और कहा। हालांकि जैस्मीन ने तिरस्कारपूर्ण तरीके से उत्तर दिया, आपकी प्रतिक्रिया से। क्या आपने पहले कभी कोई राक्षस नहीं देखा है? राक्षस? इसके बारे में सुना था, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा। रुको, युनचे की भौहें हिल गईं। तुम्हारा मतलब है कि वह महिला जो केकड़ा बन गई थी वास्तव में एक राक्षस है? खंडित किंवदंतियों के अनुसार इस दुनिया में वास्तव में कई जातियां थीं। मनुष्यों के अलावा जानवर भी थे, अन्य जातियां जो खुद को समुद्री जाति, राक्षसों, आत्माओं, कल्पित बौनों और प्राचीन काल से जानवरों से अलग करती थीं। लोक कथाएं, शैतान, देवता आदि। जो जातियां एक समय अस्तित्व में थीं या अब भी मौजूद हैं, वे इस संख्या से कहीं अधिक हैं। उनमें से कुछ समय बीतने के साथ भूले जाने से पहले ही प्राचीन काल से ही नष्ट हो चुके थे। अन्य किसी अज्ञात स्थान पर छिप गए, स्वतंत्र रूप से रहने लगे। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट और एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में मनुष्य और जानवर बहुमत में थे, और आइटम स्पिरिट और तलवार स्पिरिट को मुश्किल से निम्न श्रेणी की स्पिरिट माना जा सकता था। राक्षसों और कल्पित बौने जैसी अन्य जातियों के बारे में आमतौर पर बात की जाती थी, फिर भी वे शायद ही कभी दिखाई देती थी। कम से कम युचे ने पिछले 2 महाद्वीपों में इसे नहीं देखा था जहां वह था। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में राक्षसों और कल्पित बौनों का उल्लेख क्यों किया गया? इसका कारण यह नहीं था महाद्वीप के कारण ही, बल्कि गुप्त और दूरस्थ भ्रामक दानव क्षेत्र के कारण, जिसमें गहरे आकाश महाद्वीप के साथ समझौता करने के लिए कई स्कोप थे। अफवाहों के अंशों से न केवल कल्पित बौने और राक्षस इल्यूसरी डेमन दायरे में मौजूद थे, वे वहां की बहुसंख्यक आबादी थे। बेशक यह एक राक्षस है। अगर युनचे अब जैस्मीन का चेहरा देख सकता है, तो वह एक देहाती बेवकूफ के लिए उसकी अवमानना की अभिव्यक्ति देख पाएगा जिसने दुनिया नहीं देखी है। जो 2 सांप तुमने देखे और वह महिला सभी राक्षस हैं। अभी आपके आसपास ऐसे कई राक्षस भी थे जो अपने मानव रूप में नहीं थे और आपकी ओर देख रहे थे। आपको इसका भी पता लगाना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह ... इन राक्षसों की अनोखी विशेषताएं क्या हैं? उनकी क्षमता इंसानों में बदलने की, युचे ने पूछा। हालांकि यह सरल और सीधा लगता है, आपने जो कहा वह मूल रूप से सही है। राक्षसों को राक्षसी जानवर और राक्षसी आत्माओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो 2 सांप तुमने पहले देखे थे वे राक्षसी जानवर थे। राक्षसी जानवरों की उत्पत्ति जानवर हैं और वे मनुष्यों में बदल सकते हैं। उनकी बुद्धि अधिकांश मनुष्यों से अधिक नहीं तो उनके बराबर होती है। राक्षसी जानवरों और सामान्य जानवरों के बीच ये अंतर है। वह स्त्री अभी एक राक्षसी आत्मा थी।
फूल और पौधे, पेड़ और लकड़ी, इस दुनिया में मौजूद असीमित आत्माएं और जानवर एक भाग्यशाली अवसर पर आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं जो फिर उन्हें राक्षस बनने की अनुमति देता है, और ऐसी राक्षसी शक्तियां विरासत के माध्यम से पारित की जा सकती हैं। एक सामान्य जानवर जो राक्षसी जानवर बनना चाहता है, उसे साधना में लंबा समय और एक भाग्यशाली अवसर की आवश्यकता होती है। इसके बाद उनके वंशज पूरी आसुरी शक्तियों के साथ पैदा होंगे। इसलिए अनगिनत वर्षों के प्रजनन और एक ऐसी विरासत के बाद जो नष्ट नहीं होगी, अराजक आयामों के भीतर राक्षस एक विशाल जाति बन गई जो मानव जाति से छोटी नहीं थी। इतनी सारी दुनियाओं में राक्षसों और मनुष्यों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है। आपके जैविक माता पिता मायावी दानव क्षेत्र से हैं, इसलिए आप राक्षसी वंश के भी हो सकते हैं। जहाँ तक ये बात है कि आप राक्षसी आत्माओं से हैं या राक्षसी जानवरों से, आप इसकी पुष्टि तभी कर सकते हैं जब आपको अपने जन्मदाता माता पिता मिल जाएं। यूची धीरे धीरे समझ गया। फिर अपनी पिछली प्रतिक्रिया के बारे में सोचकर वह थोड़ा उदास हो गया। इसका मतलब यह है कि यह एक है राक्षसों की दुनिया? यूचे ने धीमी आवाज में पूछा। यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, चमेली ने कहा। आप यहाँ छुट्टियाँ मनाने नहीं आए हैं। इस क्षेत्र में कोई खतरा या उच्च स्तर की आत्माएं नहीं हैं, इसलिए यह आपके लिए यहाँ रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या हुआ? उत्तर की ओर जैस्मीन ने उत्तर दिया। 350 किलोमीटर दूर वहाँ एक उच्च श्रेणी की आभा का संकेंद्रण प्रतीत होता है। उस आभा का स्तर ये गहरे आकाश महाद्वीप में उन तथाकथित पवित्र भूमि की तुलना में फीका नहीं होगा। पवित्र भूमि की तुलना में फीका नहीं होगा। यूचे का दिमाग हिल गया। गहरे आकाश महाद्वीप में 4 महान पवित्र मैदानों को पवित्र मैदान कहा जाता था क्योंकि वे उस शिखर का प्रतिनिधित्व करते थे जो पूरे महाद्वीप में मौजूद था। जैस्मीन ने इतनी सहजता से एक ऐसी आभा ढूंढ ली थी जो 4 महान पवित्र मैदानों की तुलना में फीकी नहीं थी, जिसका मतलब था कि यहाँ के लोगों का स्तर गहरे आकाश महाद्वीप से नीचे नहीं होगा। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।